और सब क्या हो रहा है? सर 3 क्वेश्चन स्कूल भेजे सब थे खुला ग्रुप कि में। नहीं अभी? कब? सर अभी भेजे हैं सर, थोड़ा देर पहले 3 क्वेश्चन ग्रुप में। अच्छा देखते हैं। सर स्कूल तो पे नहीं खुलेगा नवंबर में। कुछ न्यूज कुछ नहीं आ रहा है। तो स्टेट का गाइडलाइंस आया है, नवंबर में नहीं खुलेगा स्कूल। से 4 क्वेश्चन जो अभी भेजे हो। यस सर। हेलो। ठीक है। दिक्कत किस में है? फर्स्ट वाले में क्या दिक्कत है? पूरा क्वेश्चन तो भेजा ना। द स्प्रिंग इज नाउ रिप्लेस्ड बाय स्प्रिंग। नहीं सर, उसमें दिक्कत नहीं है, बस वही बोल वो तो उसमें बता आधा रहे थे लग कि रहा है। इसके पहले एक क्वेश्चन आना चाहिए था स्ट्रिंग वाला, लेकिन वो है नहीं। सर उसके हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करिए। तो वही इसमें लग रहा है कुछ मिसिंग है। सर वो क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन आना चाहिए था। हाँ मतलब स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ तो देना चाहिए था ना। क्योंकि कोई एक पार्ट तो होगा जिसमें स्ट्रिंग लगा होगा। यस सर, इसमें तभी तो स्प्रिंग। रिमूव करके स्प्रिंग डाला गया। हम्म। हाँ इसमें क्या दिक्कत है? एंगुलर वेलोसिटी of a rigid body about any point of that body is hmm तो सेम कैसे हो सकता है हर एक पॉइंट के? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का बात कर रहा है। ये सर तो एक्सिस के अबाउट ही डिफाइंड है ना। हम्म। The velocity of a rigid body about any point of that body is नहीं ओमेगा तो सबके सामने कहीं से भी सेम ही रहता है। ओमेगा का बात कर रहा है। ठीक है इसी पॉइंट के अबाउट देखते हैं तो भाई जो हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन कर रहे थे इसी चीज को तो एज्यूम करते हुए किए थे कि ओमेगा से घूम रहा है तो कोई एक एक्सिस एज्यूम कर रहे थे वहां से भी ओमेगा ही मान रहे थे। सर लेकिन एक्सिस तो रेस्ट पे रहना चाहिए, वहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन रेस्ट पे था। हाँ तो उसका वेलोसिटी रेस्ट पे था। ये लिनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी तो था ही ओमेगा। लिनियर यस सर। वेलोसिटी ना भी इक्वल टू आर ओमेगा करके हम लोग जीरो करते थे। एंगुलर तो रहता ही था। यस सर। फोर्थ है फिगर शोज अ कैपिलरी ट्यूब दैट फिट्स इट। वेट कर रहा है यानी कि
कर्व इनवर्ट रहेगा टू पॉइंट ए। हाँ तो क्या होगा बताओ। एयर अगर हम फ्लो करेंगे, मान लेते फॉल हैं एयर बिलो रुका होगा ना। हुआ है तो बिलो कैसे होगा। स्पीड ऑफ एयर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा बोलो। बढ़ेगा। बढ़ेगा या घटेगा। बढ़ना इनवर्स चाहिए। इनवर्स था ना हम लोग, ये इसके ऊपर ही तो बर्नौली प्रिंसिपल में सेम हाइट के लिए ही तो डिफाइन कर रहे थे हम लोग। P प्लस हाफ रो भी स्क्वायर ऐसा था। यस सर। हाँ तो वही तो आया था कि जहाँ पे स्पीड ज्यादा वहाँ प्रेशर कम, जो हम लोग एरोडायनेमिक्स में भी डिफाइन कर रहे थे कि अगर ऐसा है इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ का स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम, यहाँ स्पीड कम तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो लिफ्टिंग में हेल्प करता है। ठीक है। और when a block is placed on a wedge as shown in the figure, is block, ठीक है। सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा बताओ। सिर्फ डाउनवर्ड जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे रफ सरफेसेस है, स्मूथ सरफेस नहीं है। दोनों सरफेस रफ है। डाउन ऑल सरफेसेस आर रफ। सर अच्छा। डाउनवर्ड तो जाएगा, लेकिन वो कैसे डिसाइड करें कि लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा। डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है। ऐसे जैसे ब्लॉक और वेव्स के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, हम अगर दोनों को सिस्टम मान रहे हैं तो इंटरनल फोर्स हो गया। ठीक है। जो यस सर। सरफेस और वेव्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वही सिर्फ इंटरनल है। इंटरनल बोल रहे हैं, एक्सटर्नल फ्रिक्शनल है तो उसी को कंसिडर करेंगे ब्लॉक प्लस वेज को हम क्या कहते हैं सिस्टम मानते हुए। तो पीछे की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन राइटवर्ड लगेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा राइट और डाउनवर्ड होना चाहिए। क्या आंसर दिया है। हेलो। सर ठीक दिया है। हाँ। यस सर, राइट ही दिया है। हम्म, ठीक है। ठीक है फिर। और बाकी सब सॉल्व कर रहे हो। एच सी वर्मा पिछला मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला हो गया पूरा। यस सर। ठीक है। बाकी लोग अद्वय ज्योत्सना और ज्योत्सना यस सर। तुमको ये वाला मॉड्यूल अभी मिला है कि नहीं, इलास्टिसिटी वाला। ड्राइव फोल्डर जो है ना उसमें सार सबका दिया हुआ है। अच्छा अब वहीं से देख ले लेना है क्या। ठीक है। ठीक है फिर। तो उसको सॉल्व कर रही है और एच सी वर्मा भी सॉल्व करो। ठीक है। यस सर। और जहाँ दिक्कत आ रहा है उसको पूछते जाओ। सर आज हम लोग वॉल्यूम 2 में एंटर करेंगे। वॉल्यूम 2 में तो इंटर कब का कर चुके हैं। फ्लूइड पूरा वॉल्यूम 2 का ही है। सर पार्ट 1 वॉल्यूम 1 में था। नहीं। अच्छा एच सी वर्मा का वॉल्यूम 2 में जाएंगे। ठीक है। एनसीईआरटी हम समझ रहे थे। ठीक है। ये एच सी वर्मा का वॉल्यूम 2 में जाएगा, 2 का फर्स्ट चैप्टर रहेगा। ठीक है। और एनसीईआरटी के हिसाब से ये पार्ट 2 का पोर्शन है। पार्ट 2 में फ्लूइड वाला जो चीज देखे वो सब था। सेकंड है हीट। हीट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे।
तो हीट में हम लोग पढ़ेंगे थर्मोमेट्री, ठीक है, फिर कैलोरीमेट्री। थर्मोमेट्री टेम्परेचर मापने के, जैसे टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को किस डिवाइस से मेजर करते हैं और सब में रिलेशन क्या है, जैसे केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, इस सब में रिलेशन क्या है, वो सब चीज हम लोग इसमें देखेंगे। कैलोरीमेट्री जो होता है ये हीट ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि कोई भी एक हॉट बॉडी है उसको टच करते हैं तो हमको गर्म फील होता है, एक कोल्ड बॉडी है तो ठंडा फील होता है, तो कुछ बहुत हीट ट्रांसफर होता है। तो हम किसी चीज को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो वो सब चीजें हम लोग देखेंगे कैलोरीमेट्री, यानी कि मेल्टिंग, वेपोराइजेशन, ये सारी चीजें इसमें आएंगे। इसके बाद है थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा बीटा गामा कंडीशन। हाँ, थर्मल एक्सपेंशन, इसी में हम लोग थर्मल स्ट्रेस भी पढ़ेंगे, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस जो हम लोग पढ़े हैं उसी से रिलेटेड थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, वहाँ हीट के बारे में हम लोग चर्चा नहीं किए थे, सिर्फ फोर्स लगाकर हम एक्सपेंशन एक्सपेंड करा रहे थे, स्ट्रेन डेवलप कर रहे थे, स्ट्रेस डेवलप कर रहे थे। अब अगर हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत एक्सपेंशन भी होता है, जैसे लोहा ही है, हम उसको हीट करते हैं तो एक्सपेंड करता है, तो वो सब चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, थर्मल एक्सपेंशन। इसके बाद केटीजी, ठीक है, केटीजी यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें मोस्टली जो है हम लोग को जो गैसियस स्टेट शायद हुआ होगा केमिस्ट्री में, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारे चीजें, तो वो सब चीजें हम लोग को इसमें डिस्कस करना है। फिर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, यानी कि हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो हीट किस फॉर्म में यूटिलाइज होता है, तो वो सारी चीजें हम लोग को इसमें देखना है। फिर हीट ट्रांसफर, ठीक है, हीट ट्रांसफर में मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, यानी कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में हम लोग तीन चीजें होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम लोग को पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन। तो हीट में हम लोग को ये सारी चीजें पढ़नी है, थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन। जनरली थर्मल एक्सपेंशन के बाद हीट ट्रांसफर आ जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में भी तुम लोग को पढ़ना है तो इसलिए पहले केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर में तीन तरह के होंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये सब क्या होते हैं तो धीरे धीरे हमको आइडिया लगे। जो 7 में पढ़े थे। हाँ, ठीक है, वही चीज है। कंडक्शन यानी कि एक्चुअल जो है पार्टिकल मूव नहीं करता है, हीट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होते हुए जाता है। जैसे हम रॉड को आग में डाल दें और दूसरे एंड को पकड़े रहे तो कुछ देर के बाद हमको गर्म फील होता है, तो वो चीज कंडक्शन हुआ। अगर हम वही जो आग से धुआं निकल रहा है वो उस पे अगर हम लोग हाथ रखते हैं तो भी गर्म फील होता है, यानी कि उस एयर मॉलिक्यूल जो धुआं के फॉर्म में है उसके पास भी थोड़ा हीट है और वो हीट मॉलिक्यूल्स लेकर जा रहा है, तो उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। और गर्म रॉड के पास खड़े रहे, टच ना करे, तब भी हमको हीट फील होता है, तो रेडिएशन के कारण होता है। तो वही चीज हम लोग इसमें देखेंगे, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। थर्मोडायनेमिक्स में कि अगर हम किसी बॉडी को हीट दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हीट किस किस चीजों में यूटिलाइज हो रहा है, तो मोस्टली या तो वर्क करता है या फिर वो जो हीट हम लोग देते हैं वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का काम करता है, और ये गैसेस के लिए होगा मोस्टली। केटीजी भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का एक थ्योरी है, थ्योरेटिकल एजम्पशन है कि हाँ भाई वो एजम्पशन करके ही हमको पढ़ना है, तो एजम्पशन हम लोग इसमें देखेंगे। तो वही आइडियल गैस के लिए हम लोग को पढ़ना है, रियल गैसेस के लिए
नहीं पढ़ना। रियल गैसेस के लिए थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में बताया जाता है। तो हम लोग शुरू करेंगे थर्मोमेट्री। केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स और फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या डिफरेंसेस है? कुछ भी नहीं, उसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना है हम लोग को, कम पढ़ना है, और वर्क का डायरेक्शन डिफरेंट है। हम लोग सिस्टम पे वर्क करते हैं, सिस्टम हमारे लिए अगर वर्क करके देगा तो पॉजिटिव लेते हैं। केमिस्ट्री में सिस्टम पे जो वर्क किया जाता है उसको पॉजिटिव लिया जाता है बस। ठीक है, यानी कि देखने का तरीका या नजरिया बोल सकते हो अलग। और केमिस्ट्री के कंपैरिजन थर्मोडायनेमिक्स लेती है। हम लोग को बहुत कम पढ़ना है, लेकिन बेसिक बेसिक चीजें जो हैं वो तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं थर्मोमेट्री। तो थर्मोमेट्री से पहले थोड़ा बहुत हीट पे चर्चा दे दे रहे, बात कर ले रहे हैं हीट क्या होता है। ठीक है, फिर ना उसको मेजर करेंगे। हीट, हीट से हम क्या समझते हैं? जैसे कि अगर हम मान लें, गर्मी, हाँ गर्मी तो ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, ही गर्मी बोल सकते हैं, तो वही चीज है। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लें कि हम ये क्या कहते हैं, गर्मी का सीजन है, दोपहर का टाइम है, धूप में दो बेंच पड़े हुए हैं, एक लकड़ी का और एक स्टील का। अगर जाके बढ़ेंगे तो अच्छा फील किस पे आएगा? जाके अगर उस पे बैठते हैं तो स्टील वाले। स्टील वाले पे ज्यादा फील आएगा। ठीक है, दूसरा चीज कि लकड़ी वाले पे भी आएगा लेकिन वो कुछ देर से आएगा, तुरंत नहीं आएगा, लेकिन स्टील वाले पे तुरंत फील आ जाएगा। ठीक है, तो आखिर वहां पे हुआ क्या? तो हुआ यही कि जब हम बैठे तो बॉडी से जो है कि वो बॉडी जो है हॉट था, यानी कि उसका कुछ ऐसा चीज था जो हमारे से ज्यादा था, और जब हम गए तो वो ट्रांसफर कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि उसका टेम्परेचर ज्यादा था या फिर उसका एनर्जी ज्यादा था। तो एनर्जी के टर्म में भी बोल सकते हैं, टेम्परेचर के टर्म में भी बोल सकते हैं। तो वही आगे हम लोग चल के दोनों को रिलेट करेंगे। ठीक है, तो हीट को हम लोग यही डिफाइन करते हैं कि हीट जो होता है, यानी कि अगर हम किसी भी बॉडी का बात कर रहे हैं, अगर हम किसी भी बॉडी को, उसके पास कुछ अगर टेम्परेचर हो तो उसका इंटरनल जो थर्मल एनर्जी होता है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थर्मल एनर्जी के कारण एजिटेटेड होते हैं, और उस थर्मल एनर्जी के कारण, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं इधर उधर वाइब्रेट करते हैं, और उसमें से जो एनर्जी निकलता है, इंटरनल एनर्जी, कुछ जो ट्रांसफर हो जाता है दूसरे बॉडी में, उसी चीज को बोलते हैं हम लोग हीट। ठीक है, यानी कि डिफिनेशन लिख देते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which can be transferred सर ये बार बार मिनी विंडो क्यों खुल जाता है? पता नहीं, ये इसमें एक बटन है, वो क्लिक होता है तो खुल जाता है। उसको डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं है? अब पता नहीं, कभी चेक नहीं किए हैं। ठीक है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ये चीज बात ध्यान से याद रखना है
कि ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, हम उसको हीट बोल रहे हैं। यानी कि अगर ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए कि एक बॉडी है इसके पास इतना हीट है, तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि किसी बॉडी के पास कोई हीट नहीं होता है। जो एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, यानी कि कोई बॉडी है किसी टेम्परेचर पे, बोलते हैं ज्यादा हॉटर है, ज्यादा हीट है उसमें, लेकिन वो जनरली हम उसको एनर्जी बोलते हैं। यानी कि हॉटर है यानी कि उसके पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। दूसरा बॉडी है वो कोल्डर है, यानी कि उसका इंटरनल एनर्जी कम है। और जब हम दोनों को टच करते हैं तो एक एनर्जी जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसी को हम हीट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट हमको कभी कभी मिल जाएगा कि किसी बॉडी के पास इतना हीट है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो हम बोलेंगे गलत है, क्योंकि कोई भी बॉडी के पास हीट नहीं रहता, वो इंटरनल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, हाँ, हीट हम किसको कह रहे हैं? तो जो एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी जो ट्रांसफर होता है उस चीज को हम लोग हीट कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। इंटरनल एनर्जी किसको कहेंगे? ठीक है, कोई भी अगर हम मटेरियल लिए हैं तो उसमें एटम्स मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर में, अगर उसमें हम हीट कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे भी रखे हो या टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो वो वाइब्रेशन आ रहा है तो उसके पास एक एनर्जी आ रहा है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और वही जो इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको हम बोलेंगे हीट। तो द एनर्जी एसोसिएटेड विथ configuration एंड रैंडम मोशन, ठीक है, जिसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं, ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विद इन बॉडी, ये बॉडी के अंदर होता है, इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। एक बॉडी से दूसरे बॉडी जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो इंटरनल एनर्जी का ही कुछ पार्ट होता है जिसको हम हीट कहते हैं। अब हीट है तो यूनिट क्या होगा? ठीक है, तो हीट का यूनिट जो लेते हैं हम लोग जूल या कैलोरी यूज करते हैं, या फिर कैलोरी। ठीक है, 1 कैलोरी डिफाइन कैसे करेंगे? या डिफिनीशन है, इसको याद रखें। 4.184 joules. Yes, sir. वो तो रिलेशन होता है ना, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, रिलेशन होता है। अगर हम कैलोरी डिफाइन करेंगे तो इसे हम ये कहेंगे कि 1 कैलोरी is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water from या भाई 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। ठीक है, और ये 1 डिग्री स्पेसिफिक होना चाहिए 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, और कोई टेम्परेचर नहीं। तो उस टेम्परेचर यानी कि अगर वाटर 14.5 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको हम हीट दिए, वो 15.5 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ के हो गया, और 1 ग्राम अगर वाटर है तो उसको हम बोलते हैं कि 1 कैलोरी एनर्जी है, 1 कैलोरी, उसी चीज को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, और हीट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर होता है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तब भी।
यानी कि जिसके पास हायर टेम्परेचर है उसको हॉटर बॉडी बोलेंगे, जिसका टेम्परेचर कम है उसको कोल्डर बॉडी बोलते हैं। तो उसी सब चीज के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं थर्मोमेट्री। ठीक है, थर्मोमेट्री में हम लोग बेसिकली टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टेम्परेचर इसको हम लोग T से रिप्रेजेंट किसी भी करेंगे। टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देंगे तो नहीं होगा? नहीं, क्या चीज नहीं समझे? 1 डिग्री से बढ़ा देंगे तो नहीं होगा? तो ये टेम्परेचर यहाँ फिक्स क्यों कर दिया गया है? डिफिनीशन है, जैसे कि क्या कहोगे, 1 kg को हम लोग 1 kg क्यों लेते हैं? बोलो। अब सब जगह एक ही एक चीज। मिनट का डेफिनेशन होता है। हाँ, मतलब डिफिनेशन यही होता है कि वो एक इरिडियम का मतलब यस सर। ब्लॉक है। प्लैटिनम एंड इरिडियम। हाँ, प्लेटिनम इरिडियम का ब्लॉक है जिसका वेट को हम लोग 1 kg बोल दिए। अब उसी चीज को हर जगह यूज होता है ताकि डिफरेंस क्रिएट सर ना हो। लेकिन लास्ट ईयर डेफिनेशन चेंज किया गया था। हाँ, कुछ आया था, कुछ और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। प्लैंक्स कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है। हाँ, क्योंकि बोला गया है कि इतने सालों से रखे रखे उसमें से कुछ डिटोरिएट कर गया है, ये था। ठीक है, तो वैसे ही 1 कैलोरी हमको डिफाइन करना है। तो 1 कैलोरी हम स्पेसिफिकली यही डिफाइन करेंगे कि अगर 1 ग्राम वाटर को हीट करके हम 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं, वो भी कहाँ से कहाँ, 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, तो उस एनर्जी जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको बोलेंगे 1 कैलोरी। ठीक है, बाकी थर्मोमेट्री है, थर्मोमेट्री में ज्यादा कुछ हम लोग को पढ़ना है नहीं, मोस्टली जानते हो कि थर्मोमेट्री टेम्परेचर है, इसका यूनिट केल्विन यूज करते हैं। ठीक है, मोस्टली डिग्री सेल्सियस भी यूज होता है। और केल्विन ये क्या है, तो वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। कितने फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं? 7। 7। 7 होते हैं। तो 7 में से टेम्परेचर जो होता है वो एक होता है। इसका डिफिनीशन क्या होगा, बोलो। बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इट इज मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर का बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर जो है हमको रिप्रेजेंट करता है हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। तो हम लोग इसको इसी टर्म में डिफाइन करते हैं कि अगर कोई बॉडी है तो कभी भी इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो ये सब चीजें अगर हम यूज करते हैं तो हमको हॉटनेस या कोल्डनेस ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम घर के बाहर हैं, वहां पे किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, हम भी बाहर है वो भी बाहर है, तो लगभग सेम टेम्परेचर हो जाता है, तो हम लोग को ज्यादा फीलिंग नहीं आ रहा है, छाँव का ही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम घर में आए और कॉपी या कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, मान लेते हैं ऐसे भी चल रहा हो, तो हमको कोल्ड फील होता है। या फिर बहुत देर घर में रहें, बाहर जाके टच करते हैं तो हॉट फील होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि दोनों के बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होता है, यानी कि एक हॉटर है एक कोल्डर है। तो जो हॉटनेस और कोल्डनेस रिप्रेजेंट कर रहा है उसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं कि ये टेम्परेचर। यानी कि अगर हम टेम्परेचर का बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि इट इज मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये जो है हमको कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये जो क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, टेम्परेचर जो होगा वो स्केलर होगा। ठीक है, अगर किसी बॉडी से हीट बह रहा है यानी कि हीट ट्रांसफर हो रहा है,
यानी कि एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ठीक है, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो मैक्सिमम कितना भी विदाउट लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन है इसका कि हम इसको डिक्रीज ज्यादा नहीं कर सकते हैं। यानी कि लोएस्ट जो डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। 0 डिग्री बोल रहे हैं, 0 डिग्री केल्विन, जिसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि temperature of a body can be raised without limit। ठीक है, हम विदाउट लिमिट बढ़ा सकते हैं, लेकिन it cannot be lowered without limit। ठीक है, ये जो लिमिट होता है ये कितना होता है, तो अप टू 0 केल्विन हम लोग लो कर सकते हैं, 0 केल्विन से कम नहीं होगा। 0 केल्विन को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर बोलते हैं, और इस टेम्परेचर पे बोलते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल अपना वाइब्रेशन खत्म कर देता है, उसका वाइब्रेशन खत्म हो जाता है, उसका इंटरनल एनर्जी 0 हो जाता है। सन का टेम्परेचर 10⁻7 केल्विन होता है। ठीक है, तो सब चीजें जनरल पॉइंट्स हैं। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सब तो पता है, लिखना पड़ेगा। ह्यूमन बॉडी है तो जानते हैं, फिर सिंपल से तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब है scales used to measure temperature। ठीक है, डिफरेंट स्केल्स यूज होते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन। अलग अलग क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है। ये स्केल्स बनाने के लिए हमको दो चीज का रिक्वायरमेंट मोस्ट है। ठीक है, अगर हमको स्केल बनाना है जो कि हमारे टेम्परेचर मेजर करके दे दे, तो इस टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग को दो चीजें जरूरी हैं। एक तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट, नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमको रिक्वायर्ड होंगे। लोअर फिक्स्ड पॉइंट किसको कहते हैं, तो ये होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोल सकते हैं, या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। और अपर लिमिट जो होता है ये होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर हम किसी भी स्केल को यूज कर रहे हैं और हमको ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट पता हो, तो हम सब में रिलेशन निकाल सकते हैं कौन सा सिस्टम क्या यूज कर रहा है। कैसे, तो जैसे देख रहे हैं ये डिग्री सेल्सियस का बात कर रहे हैं, इधर डिग्री केल्विन का दे रहे हैं, या सिंपली केल्विन लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, इधर हम XYZ कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, डिग्री एक्स, ये कोई नया स्केल है। ठीक है, एक्स कोई भी नया एक्सेल है, तुम अपने नाम पे दे दो, किसी के नाम पे दे सकते हो, यानी कि मिस्टर एक्स ने दिया है तो उसको हम बोल रहे हैं एक्स। अब हमको लोअर पॉइंट यानी कि हमको यहाँ पे क्या क्या पता है, तो हमको बॉइलिंग पॉइंट पता है, तो बॉइलिंग पॉइंट लिख लेंगे और फ्रीजिंग पॉइंट लिख लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि इसमें, ठीक है,
इसमें 100 डिग्री हमको पता है, इसमें 0 आता है। ठीक है, इसमें 373, 273, इसमें 212, 32, इसमें बोलो क्या मान ले? 300 बोलो। और 100। चलो, अब मान लेते हैं कि ये चीज हमको पता है, इस सारे स्केल्स के जो वैल्यू है ये हमको पता है, मान लेते हैं। अब हमको यहाँ पे कोई एक टेम्परेचर है, इसमें रिलेशन लिखना है, यानी कि इस टेम्परेचर, ये डिग्री सेल्सियस में मान लेते हैं दिया हो, इसको केल्विन में, फ़ारेनहाइट में या एक्स में हम कैसे चेंज करेंगे? तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि T माइनस जो हाँ लोअर वैल्यू यानी कि 0, ऊपर क्या लिखेंगे, अपर माइनस लोअर यानी कि 100 माइनस 0, ये जो होगा यहाँ पे ये T यहाँ पे आएगा जो डिग्री सेल्सियस में रहेगा। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस माइनस 0 ऐसा होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, T केल्विन माइनस 273 बाई 373 माइनस 273, क्या लिख रहे हैं, जो भी T है यानी कि ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, ये अपॉन ये, यहाँ पे लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, T डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई नीचे 180 आ जाएगा। यहाँ पे वैसे ही लिखना होगा तो T x माइनस 100 बाई 300 माइनस 100। ठीक है, यानी कि अगर हमको डिफरेंट डिफरेंट स्केल से अगर हमको ये 2 पॉइंट्स पता हो तो हम सबका रिलेशन आराम से निकाल के रख सकते हैं। जैसे अब मान लेते हैं कि इन दोनों का यूज करना है, इन दोनों का रिलेशन निकालना है, हमको पता है, फिर भी नीचे अगर ध्यान से देखो तो भी 100 आ रहा है। तो अगर हम कोई भी डिग्री सेल्सियस में है तो अगर हम केल्विन में लिखना चाहते हैं तो ध्यान से देखो 273 अगर ऐड कर देंगे तो केल्विन में आ जा रहा है। ठीक है, अगर हम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट रखना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों को यूज करना चाहते हैं, तो उन दिनों को क्या दिख रहा है, T बाई 100 इजकल टू ये डिग्री सेल्सियस, इधर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 180, तो एक जीरो से एक जीरो गया, T डिग्री फ़ारेनहाइट इजकल टू ये हो जाएगा 9/5 T डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, यानी कि अगर डिफरेंट डिफरेंट में तो रिलेशन आराम से निकाल सकते हैं। बेस्ट है ऊपर वाला याद रखेंगे, रिलेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, एक्स में और केल्विन में या फिर फ़ारेनहाइट में, इसमें भी अगर रिलेशन निकालना होगा तो ये चीज लिख लें। कैसा भी कोई सा भी अगर थे तो डायरेक्टली ऐसा हमको करके आराम से रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सर लीनियर इक्वेशन से भी कर सकते हैं। तो वही है, लीनियर इक्वेशन ही तो है। ठीक है, लिखने का तरीका बस अलग है। सिंपली क्या दिख रहा है कि इतना बाई इतना इक्वल टू कांस्टेंट, ये सब क्या है, कांस्टेंट, उसी से बेस्ड है। जैसे कन्वर्ट करो इन केल्विन, कह रहा है कि केल्विन में कन्वर्ट करना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। सर 77 कर दीजिए ना। क्यों? नहीं सर 80 को। तो दूसरे वाले में बोल रहा है।
77 कट जा रहा है क्या? यस सर। ओ, ठीक है, इसका तो आ गया होगा। क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, 310 केल्विन। इसका कितना आ रहा है? यही आ रहा है। यस सर। ठीक है, यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है अपना रूम टेम्परेचर आ रहा है ना, क्योंकि 25 डिग्री को हम लोग रूम यस सर। टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, 298 आ रहा है, यानी कि वो रूम टेम्परेचर ही हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ये सब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो थर्मोमेट्री में हम लोग को यही चीज जानना है कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, और डिफरेंट जो स्केल्स यूज करते हैं उसमें रिलेशन क्या है। ठीक है, तो रिलेशन पता करने के लिए हमको दो चीज का जरूरत पड़ता है, लोअर फिक्स्ड लिमिट पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट हम लोग बोलते हैं वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट या फिर आइस का मेल्टिंग पॉइंट, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और अपर फिक्स्ड पॉइंट हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कैलोरीमेट्री। ठीक है, कैलोरीमेट्री जो है ये हमको रिप्रेजेंट करता है कि कितना हीट दिए, कोई किसी का टेम्परेचर कितना बढ़ा, यानी कि हीट के बारे में रिलेट करता है हम लोग को। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि हम कैलोरीमेट्री कर रहे हैं, तो कैलोरीमेट्री हमको रिप्रेजेंट करेगा कि किसको हम कितना हीट दिए, यानी किसी बॉडी को अगर हम हीट दिए तो टेम्परेचर कितना बढ़ा। ठीक है, तो वो सब चीज हम लोग को ये रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ, इसमें हम लोग को डिफिनीशंस बहुत मिलेंगे, फॉर्मूला बहुत मिलेगा, चैप्टर में वही है बस। ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस समझ सकते हो कि कैलकुलेशन करने के लिए ही मिलेंगे। ऐसे चैप्टर्स में हम लोग को कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं बिटवीन बॉडीज एंड सिस्टम इज नोन एज कैलोरीमेट्री। ठीक है, अब कैलोरीमेट्री में जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि हीट एक्सचेंज के बारे में जो हम बॉडी और सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं उस चीज को बोलते हैं कैलोरीमेट्री। तो पहले के जमाने में क्या था कि लोगों ने देखा कि अगर हम गर्म आयरन या गर्म करके कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर वाटर में डालते हैं तो वाटर भी हीट हो जाता है। आज के डेट में हमारे लिए बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन पहले जमाने में ये लोग करके देखते थे, उनको इंटरेस्टिंग लगता था। ठीक है, यानी कि अगर हम आयरन का बड़ा सा गोला ले लिए, उसको हीट करके हम पानी में डाल दिए, तो उस रॉड के साथ साथ पानी भी जो है गर्म हो गया, और रॉड को जब हम निकाल के फिर से टेम्परेचर मेजर करें तो उसका टेम्परेचर कुछ घट गया। तो लोगों ने कहा कि अगर हम एक हॉटर बॉडी को कोल्डर बॉडी में पुट कर रहे हैं तो वो अपना कुछ एनर्जी जो है लॉस कर रहा है, यानी एनवायरनमेंट में उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर लॉस हो रहा है, यानी कि एनर्जी उसका जो है ट्रांसफर हो रहा है।
हॉटर बॉडी का जो एनर्जी है वो कोल्डर बॉडी को ट्रांसफर हो रहा है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा जो टेम्परेचर फ्लो होगा या फिर एनर्जी फ्लो होगा हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ही होगा। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। ये चीज नोटिस किया गया कि हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि जो हायर हॉटर बॉडी है वो एनर्जी लूज करेगा और लोअर टेम्परेचर जो है वो एनर्जी गेन करेगा। हमेशा यही चीज होगा, कभी भी अपने आप लोअर से हायर की तरफ एनर्जी नहीं जाएगा। ठीक है, वही केस हो गया कि हम लोग कभी भी पानी जो फ्लो करता है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी ही फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही यहाँ भी हीट तभी फ्लो करेगा जब बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो। टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा तो उसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और उसमें क्या होगा वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। तो हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर। और हमने बोला कि अगर हम किसी आयरन के ब्लॉक को अगर हम हीट करके वाटर में डालें तो हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो हीट कितना ट्रांसफर हो रहा है या कितना हीट में चेंजेस आ रहे हैं तो किस बात पे डिपेंड करता है। तो अगर हमने देखा कि अगर हम बड़ा ब्लॉक को हीट करके डालते हैं यानी कि आइडेंटिकल ही है, दो टब ले लिए बात मास पे डिपेंड वाटर, करेगा। हाँ, तो एक का मास ज्यादा ले लिए और एक कम मास का लिए, सेम टेम्परेचर पे हीट करके सेम वाटर में हम पुट कर दिए, तो पता चला कि जिसका वेट ज्यादा है वो ज्यादा उसका टेम्परेचर लॉस हो गया। तो हमको दिखा कि जो हीट ट्रांसफर है, हीट हीट को हम डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, चेंज इन हीट। तो डेल्टा क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो मास ऑफ मटेरियल है उससे था। ठीक है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ही हीट ट्रांसफर हो रहा था। सेकेंड, अगर हम एक ज्यादा टेम्परेचर हीट करके डाले और एक कम टेम्परेचर हीट करके डाले तो हमको ऑफ कोर्स दिखे ज्यादा टेम्परेचर होगा ज्यादा जल्दी जल्दी गर्म कर ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। यानी कि जितना ज्यादा चेंज टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों बॉडीज में उस पर हीट ट्रांसफर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी देख रहे हैं, तो डेल्टा क्यू जो है प्रोपोर्शनल टू एम इंटू डेल्टा टी है, और यहाँ से हमको मिल जाएगा डेल्टा क्यू इक्वल टू एस डेल्टा। ठीक है, और ये एस क्या है, तो एस को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो एस हो जाएगा हमारा डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। ठीक है, तो इसी से हम लोग इसको डिफिनेशन देते हैं। क्या डिफिनेशन लिखेंगे, हीट का हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम बॉडी। ठीक है, कोई भी बॉडी का बात कर रहे हैं, 1 केल्विन 1 ग्राम बॉडी बाय 1 केल्विन बाई 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस, दोनों सेम है लेकिन फ़ारेनहाइट में डिफरेंट आता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है 1.8 कि फैरेनहाइट। केल्विन और हाँ जो भी है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में डिफरेंट आएगा लेकिन डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस सेम है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन 1 ग्राम किसी भी बॉडी का, ठीक है, जो हीट रिक्वायर्ड है उसी को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर ठीक थीटा है, भी लेना टेम्परेचर को। हाँ, टेम्परेचर को थीटा से भी लिखा जाता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, जूल पर केजी पर पर केल्विन। केल्विन। ठीक है, या फिर कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन, जो भी लिखो।
ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज करते हैं। ऐसा यूनिट में ये होगा जूल पर केजी पर केल्विन, ये कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन भी हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज और, ये तो था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि किसी भी 1 ग्राम कोई भी बॉडी है उसको अगर हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, और उसको हीट करने से वो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो जो हीटेड अमाउंट है उसको बोल रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर हमसे कहा जाए सिर्फ हीट कैपेसिटी, ठीक है, सिर्फ हीट कैपेसिटी, इसको हम कैपिटल सी से लिखते हैं। तो अगर हमको डेल्टा क्यू मिला एम एस डेल्टा टी, ठीक है, और ये जो m इंटू एस है इसको हम डेल्टा टी बोलते हैं हीट कैपेसिटी, तो इस चीज को हम लिख देते हैं c इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, c इजकल टू m इंटू एस, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, और इसको हम c लिख सकते हैं डेल्टा टी। यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज the temperature of given mass by 1 Kelvin. टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, जो भी कहो। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिक है कि 1 ग्राम बॉडी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, क्या कितना भी वे मास है उसका, अगर हम उसको हीट कर रहे हैं 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो उसको हीट कैपेसिटी कहेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहेंगे, जब उसका मास 1 ग्राम हो तब हम उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। बात क्लियर है? इसका यूनिट क्या आ जाएगा, तो जूल पर केल्विन। ठीक है, इसका यूनिट आ जाएगा जूल पर केल्विन। तो ये चीज है हमारा कि ये जो टर्म है इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। इससे पहले जो था वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था। एक है आता है वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट को W से लिख देते हैं या जैसे भी लिख देते हैं। ठीक है, MS MW ऐसे यूज कर लिया जाता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक मटेरियल है, ठीक है, और यहाँ पे वाटर है, कोई भी सॉलिड बोल देते हैं, कोई भी सॉलिड है, वाटर। ठीक है, इसका जो है मास MS है, स्पेसिफिक हीट SS है, और डेल्टा टी तो ठीक है। इसका हम मास MW बोल रहे हैं, स्पेसिफिक हीट SW बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से हिट कर रहे हैं, ठीक है, और हम इसको कितना हीट दिए, तो डेल्टा क्यू हीट दिए। इसको भी हम कितना हीट दिए, डेल्टा क्यू हीट दिए, और इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज कितना हुआ, डेल्टा टी। इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज कितना हुआ, डेल्टा टी। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ से हम रिलेशन क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू इजकल टू MS SS डेल्टा टी। यहाँ से लिखेंगे डेल्टा क्यू इजकल टू MW SW इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब दोनों हमारा इक्वल है तो इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, तो हमको दिख रहा है MS SS इजकल टू MW SW। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि मास ऑफ वाटर इजकल टू, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं
ये हमको फायदा कहाँ करेगा? जैसे कोई भी कॉपर का बर्तन है, उसमें हमने पानी रखा हुआ और उसको हम हीट कर रहे हैं, तो हमारे पास कॉपर भी हीट हो रहा होगा, वाटर भी हीट हो रहा होगा, दो अलग अलग सब्सटेंस हीट हो रहे हैं। वहां हम लोग क्या करेंगे कि जो कॉपर है, ठीक है, उस कॉपर को रिप्लेस करके हम वहां पे सोच रहे हैं कि अगर सेम टेम्परेचर से कॉपर को इंक्रीज करने में जो हीट लगेगा, उसकी जगह हम क्यों ना उसको वाटर रख लेते हैं। कितने मास अगर हम उस कॉपर को रिप्लेस करके वाटर रख लें, तो वही चीज हमको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर इक्विवेलेंट, यानी कि मास ऑफ वाटर required to required instead of another material such that for same heat transfer temperature increases same। ठीक है, यानी कि ये जो वाटर इक्विवेलेंट है वो हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम अगर कोई भी मटेरियल है उसकी जगह पे हम वाटर को ही हीट कर रहे हैं, यानी कि हम जैसे कि अगर हम बर्तन में पानी रख के गर्म कर रहे हैं, अब हमको उस बर्तन, मान लेते हैं कॉपर का था या एल्युमिनियम का था, वो भी हीट हुआ, फिर वाटर भी हीट हुआ, तो हमको तो हीट दोनों के लिए निकालना पड़ेगा। तो हम क्यों नहीं हम सिर्फ आगे पे पानी ही समझ ले, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमको अगर पानी को हीट करना होगा तो हम लोग किसी न किसी उसको कंटेनर में रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आग जल रहा है उस पर ले जाके पानी रख दिए और वो हीट हो जाए, ऐसा नहीं होता है, किसी न किसी कंटेनर में ही हमको रखना पड़ता है। तो अगर हम किसी कंटेनर में उसको हीट रखते हैं तो जो हीट हम दे रहे हैं वो उस कंटेनर को भी जा रहा है और वाटर को भी जा रहा है, तो टोटल हीट निकालना होगा तो हम दोनों हीट को कंसीडर करेंगे। तो हम यही चाह रहे हैं कि हम सिर्फ पानी के लिए निकालें, तो हम उस कंटेनर को पानी से रिप्लेस कर दिए। हम समझे कि वो कंटेनर पानी का ही बना हुआ है और उसके लिए कितना वेट चाहिए, तो इतना वेट चाहिए, ms ss अपॉन sw, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन होता है। आइस जो होता है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेपर 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन होता है, ठीक है। एक आता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, अगर हम इसको बहुत तेज से, मान लेते हैं कि हम इसको हिलाते हैं, ठीक है, जैसे पंखी लगा दे रहे हैं, ठीक है, पंखे ऐसे चल रहा है, अगर पंखे सिर्फ चलाते रहे तो कुछ देर के बाद हमको इस वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज लगेगा, ठीक है। बाल्टी में भी अगर हम पानी रखे हैं, उसको हाथ से हिलाते रहे तो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो है ये रिलेट करता है हमारा, रिलेट्स मैकेनिकल एनर्जी
टू हीट एनर्जी। क्या डिफाइन होता है कि वर्क डन बाय हीट, ठीक है, जो चेंज इन हीट आया ये होगा कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होता है जे के बराबर, ठीक है। और यहीं से ये रिलेशन मिलता है हमको, दिस गिव्स कि 1 कैलोरी 4.18 जूल, ठीक है। ये कैलोरी हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जूल एनर्जी को। यहीं से जो है हीट का भी जो एनर्जी है जूल देना जाना शुरू किया। इससे पहले तक लोग हीट को एक अलग ही चीज समझते थे, हीट समझते थे कि वो कुछ और, उसका जो है एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, तो उसका यूनिट कैलोरी यूज किया जाता था। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि हमने देखा कि अगर हम वाटर को बहुत ही घुमाते हैं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें हीट बढ़ रहा है, यानी कि हीट और मैकेनिकल एनर्जी में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तब से हीट को भी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी मानने जाना लगा और इसका यूनिट जूल हो गया। और कैलोरी और जूल में यहीं से एक्सपेरिमेंट करके पता किया गया, तो इतना हमको जो है वैल्यू मिला। तो यहाँ से हम बोलते हैं 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। कैलकुलेशन के लिए हम लोग 4.2 भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर of water from 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। फाइन करो। मास इक्वल टू 10 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। हो गया। हेलो, 200 कैलोरी। ठीक है, डायरेक्टली एमएस डेल्टा डिफाइन करेंगे। Yes, sir, 200. कह रहा है क्या लीड बॉल है, लीड का बॉल है एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे है, ड्रॉप्ड फ्रॉम 2 किलोमीटर हाइट, ठीक है, 2 किलोमीटर से हम उसको ड्रॉप कर दे रहे हैं। फिर ऊपर कैसे आया बॉल? क्या प्लेन से ले गए होंगे तो कैसे भी।
कैसे भी ले गए और क्या, वहां से हम ले जाकर ड्रॉप कर रहे हैं। कह रहा है कि इट इज हीटेड ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, वो एयर रेजिस्टेंस से हीट हो रहा है एंड assume that all of its kinetic energy is used in increasing the temperature। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड फाइनल टेम्परेचर। एस दे रखा है 126 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। Ten power 4 by 53 plus 25. कितना रहा है? So 10 to the power 4 by 53 plus 5. ठीक है, 10 का पावर 4 by 53 plus 25। Plus 25. Yes. ठीक है, फाइनल टेम्परेचर उतना ही होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर जितना आएगा उसमें जोड़ देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या फाइंड करना है हमको? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वेलोसिटी डाउनवर्ड में गिरता है तो होता है अंडर 2gh, या तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, लेकिन एयर रेजिस्टेंस दिया है तो एनर्जी कंजर्वेशन 183.73. ठीक है, जितना भी आ रहा हो। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज इनिशियल 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा हमको हाफ mv² यानी कि 2gh यानी कि mgh। ये मिल रहा होगा। और बोल रहे कि ये जो एनर्जी है ये हीट में गया, यानी कि डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा के है, यानी कि 2mgh है। और ये किसके बराबर होना चाहिए? तो ms डेल्टा t के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से mm गया, डेल्टा t बराबर जो हो जाएगा 2gh। अच्छा, 2 क्यों आया? gh बाई s। ठीक है, ये वैल्यू आएगा, सॉल्व करके कुछ भी है। बोल रहे कि एक ऐसा, ये एंगल थीटा है, यहाँ एक ब्लॉक, ठीक है, मास सेम है, फ्रिक्शन म्यू है। बोल रहा है कि जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है
converted into heat energy. heat. Then डेल्टा टी क्या होगा, यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ले लेना है। छह डिस्टेंस ले लो, ठीक है, मूव कर रहा है, एल डिस्टेंस चला है। और भी अच्छा क्वेश्चन बनाना होता तो हम भी वेलोसिटी दे देते, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, सिंपल सा है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना, म्यू एम जी कॉस थीटा N2L करेंगे तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा। ये बोल रहा है कि हीट के बराबर है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ms डेल्टा टी के। m से m गया तो डेल्टा टी हमको मिल जाएगा कितना, म्यू जी एल कॉस थीटा बाई एस। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत जगहों पे दे सकता है, जहां जहां हम लोग पढ़े हैं कि हीट में चला जाता है, वहां वहां ये चीज आ सकता है। जैसे 10th में थे तो रेजिस्टेंस पढ़े थे कि अगर हम करंट जाता है तो हीट में लॉस कर जाता है, तो बोलेगा कितना परसेंटेज हीट में चला गया, इतना ऐसे, ये बताओ तो कितना टेम्परेचर चेंज हुआ हो। तो हर जगह वही चीज है, जहां जहां पे हम लोगों ने बोला है कि वो हीट में चला जाता है तो वहाँ टेम्परेचर कुछ ना कुछ घटेगा बढ़ेगा। तो वहां पे हम लोग जो भी चीज, जो भी एनर्जी को बोलेगा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको ms डेल्टा टी से कर देना है। ऊपर हम बोले कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है हिट में गया, हो सकता है बोलेगा 30% हिट में गया, 20% ही हिट में गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करके जितना भी एनर्जी होगा उसको हम लोग ms डेल्टा टी से इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और फिर लॉ ऑफ मिक्सिंग देखेंगे। लॉ ऑफ मिक्सिंग यानी कि मान लेते हैं कि आइस है हमारे पास, उसको वाटर में डाल दी, तो कितना परसेंटेज आइस जो है मेल्ट करेगा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो हो जाएगा तो फिर हम लोग फेज ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, यानी कि अगर सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस कैसे फॉर्म करता है, क्या उसके पीछे रीजन होता है और क्या इक्वेशंस होगा, क्या क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये दोनों चीज हम लोग का नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। उसके बाद फिर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर।